दोस्तों जरा सोचिए, एक पब्लिक टॉयलेट और उसके अंदर दुल्हन की तरह सजी हुई एक लड़की, और उसके होठों से झाग निकल रहा है। चारों तरफ सन्नाटा। इतनी भीड़ में ना कोई कुछ बोल पा रहा है, ना कोई हिल पा रहा है। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल है कि ये लड़की कौन है और उसने खुद को इस हाल में कैसे पहुंचाया। ये कहानी उस दुल्हन की लाश से शुरू होने वाली सच्चाई की है जिसने आगे जाके पूरे कर्नाटक को जला दिया। एक ऐसी सच्चाई जिसने इंसानियत पर से विश्वास ही उठा दिया। एक ऐसा केस जिसने पुलिस, मीडिया, आम जनता सबको दंग कर दिया। और इस कहानी के पीछे था एक आदमी, एक स्कूल टीचर जो दिखता था सीधा साधा, बोलता था नरम, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ था एक ऐसा शैतान जिसने प्यार को मौत में बदला। वो था साइनाइड मोहन। 18 जून 2009 कर्नाटक के हसन में सुबह का वक्त था। केएसआरटीसी बस स्टैंड के लेडीज बाथरूम के बाहर अचानक भीड़ जुटने लगती है। लोग परेशान थे क्योंकि पिछले कई घंटों से अंदर से दरवाजा बंद था। बार बार खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आवाजें दी गईं मगर कोई हलचल नहीं। आखिरकार किसी ने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया गया। और फिर जो नजारा सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फर्श पर एक महिला की लाश थी। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, माथे में सिंदूर, जैसे कोई दुल्हन तैयार होकर बैठी हो। लेकिन उस दुल्हन के होठों पर झाग था। लाश के आसपास किसी जबरदस्ती या हिंसा का निशान नहीं था। भीड़ में खामोशी थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस लाश के पास जाने की। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं की। किसी के पास कोई सुराग नहीं था कि यह महिला कौन थी। पुलिस आई, बॉडी को कब्जे में लिया, लेकिन उसकी पहचान नहीं मिली। किसी को कोई खबर नहीं था कि ये लाश किसकी थी। किसी के पास कोई सुराग नहीं था कि ये महिला कौन थी, कहाँ से आई थी और इस हाल में कैसे पहुंची। पुलिस ने शुरुआती जांच में सिर्फ इतना पाया कि मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इतना ही आया कि मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई है, और पुलिस ने ये मान लिया कि मामला सुसाइड का है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये केस आगे चलकर 20 से ज्यादा औरतों की लाश का सीक्रेट खोलेगा। उधर हसन से करीब 160 किलोमीटर दूर दक्षिणा कन्नड़ जिले के बंटवाल नाम के इलाके में एक और ड्रामा चल रहा था। वहां 22 साल की अनीता मूल्य नाम की लड़की गायब थी। पूरा परिवार, मोहल्ला सब उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहां गई। इसी बीच अफवाह उड़ी कि अनीता को किसी मुस्लिम लड़के ने भगा लिया है। ये लव जिहाद का केस है। और बस फिर क्या था, एक चिंगारी ने आग पकड़ ली। कम्युनल टेंशन पहले से था और अब पूरा इलाका दंगे के मुहाने पर था। लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर दबाव बढ़ गया। अनीता को ढूंढो, जिंदा या मरी हुई। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कोई ठोस क्लू नहीं मिला। फिर किसी ने उन्हें बताया कि हसन के बस स्टैंड में एक अनजान औरत की बॉडी मिली थी। पुलिस वहां पहुंची, तस्वीर देखी और सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अनीता मूल्य की थी। अब तक सबको लग रहा था मामला सॉल्व हो गया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अनीता के परिवार को ये बात गले नहीं उतरी। उनका सवाल सीधा था, अगर अनीता खुदकुशी करना चाहती तो घर से 160 किलोमीटर दूर जाकर दुल्हन बनकर पब्लिक टॉयलेट में क्यों मरेगी? 4 महीने बीत गए, पुलिस के पास अब तक कुछ नहीं था। कोई संदिग्ध नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं। लोग नाराज थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर के, नंजुंदे घोड़ा की, एक ऐसा अफसर जिसने बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच में काम किया था और जो हर केस को तह तक जाने के लिए जाना जाता था। वो केस अपने हाथ में लेते हैं और वादा करते हैं, मैं अनीता की मौत की सच्चाई सामने लाऊंगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर चलने जा रहे हैं वो उन्हें ऐसी अंधेरी सच्चाई तक पहुंचाने वाला है जहां से कोई भी पुलिस वाला पहले कभी नहीं लौटा था। नंजुंदे घोड़ा ने सबसे पहले अनीता के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली। एक नंबर बार बार सामने आया, घंटों लंबी बातें, दिन रात के कॉल्स। नाम था कावेरी। पता चला कि वो अनीता के गांव के पास मदिकेरी में रहती थी। पुलिस तुरंत कावेरी के घर पहुंची, लेकिन वहां जो सुना उससे दिमाग सुन्न पड़ गया। कावेरी पिछले कई महीनों से गायब थी। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि 2 मिसिंग गर्ल्स के केस थे। उन्होंने कावेरी की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि 2 और औरतें, विनुता और पुष्पा,
इनसे उसकी कंटिन्यूस बात होती थी और जब पुलिस उनके घर गई तो वो कहानी फिर से दोहराई गई। वो भी गायब है। अब तक जो एक केस था वो एक पूरे सिलसिले में बदल गया था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग तो नहीं है, लेकिन छापेमारी के बावजूद कुछ नहीं मिला। जब पुलिस ने इन सब के IMEI नंबर ट्रेस किए फ़ोन के, तब एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने इस जांच की दिशा ही बदल दी। सभी फ़ोन का IMEI नंबर एक ही था, यानी वो सारे सिम्स एक ही मोबाइल में इस्तेमाल हुए थे। अब तस्वीर साफ थी, कोई एक ही आदमी था जो सब कुछ जोड़ रहा था। और अब पुलिस की तलाश थी उस शख्स की जिसने इन 20 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कॉल डिटेल्स, IMEI नंबर और गायब हुई लड़कियों का नेटवर्क सब एक ही जगह इशारा कर रहे थे। पुलिस ने आखिरकार उस फोन को ट्रेस कर लिया। वो फोन रजिस्टर था देरला कट्टे गांव के रहने वाले एक आदमी पुरुषा के नाम पर। पुलिस वहां पहुंची और उससे पूछताछ की। पुरुषा ने कहा, वो मोबाइल मेरा था, लेकिन अब मैं नहीं यूज करता। मैंने बहुत पहले अपने भतीजे को दे दिया था। भतीजा कौन? नाम सुनते ही पुलिस के माथे पर पसीना आ गया। मोहन कुमार। पुलिस को धीरे धीरे पता चलता है कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का टीचर है। ना मेरी है पूछ कहाँ, हर जगह तुझे ही मान मिले। मंगलुरु के पास के एक छोटे से गांव कन्याना में पैदा हुआ था 6 अप्रैल 1963 को। अनुसूचित जाति परिवार, गरीबी, संघर्ष और एक साधारण बचपन। घर में पिता मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में दिमाग तेज था। कहते हैं ना, जो बाहर से चुप रहता है उसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मोहन भी ऐसा ही था, कम बोलने वाला, सधा हुआ, विनम्र, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ था। स्कूल खत्म करके उसने उप्पी नानगढ़ी कॉलेज से BA किया। वो खुद को दूसरों से अलग दिखाना चाहता था, शायद इसलिए टीचर बना। 1984 में सरकारी प्राइमरी स्कूल में जॉब मिली, लेकिन उसकी अटेंडेंस खराब थी। स्वभाव रूखा था और बार बार झगड़े होते थे। कई बार सस्पेंड हुआ, फिर वापस लगा दिया गया। मोहन ने पहली शादी की थी मैरी नाम की लड़की से, जो उसकी ही छात्रा थी। लेकिन जब मैरी ने ईसाई धर्म अपनाने की बात की और मोहन ने मना किया, रिश्ता टूट गया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की मंजुला से, उसी की जाति की लड़की से। 2 बेटे हुए, लेकिन मन फिर भी नहीं भरा। उसने छिपकर तीसरी शादी कर ली, श्रीदेवी नाम की औरत से। दोनों औरतों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका पति एक ही है। वो दोनों के बीच ऐसे घूमता था जैसे 2 दुनिया संभाल रहा हो, और यही दोहरी जिंदगी धीरे धीरे उसे अपराध की तरफ खींचने लगी, क्योंकि अब उसे छल करने की आदत हो गई थी। वो झूठ बोलकर जीने लगा था। साल 2000। 3 शादियों के बावजूद उसका मन एक और औरत पर आ गया, रत्ना। रत्ना ने जब उसके प्रपोजल को ठुकराया तो मोहन के अहंकार को गहरी चोट लगी। वो उसे सबक सिखाना चाहता था। एक दिन उसने रत्ना को नेत्रावती ब्रिज पर मिलने बुलाया। वो कहता रहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसने उसे नदी में धक्का दे दिया। रत्ना चिल्लाई, पानी में गिरी, लेकिन किस्मत से नीचे मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। मोहन पकड़ा गया, उस पर मर्डर अटेम्प्ट का केस चला और जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात हुई गुरु प्रसाद आचार्य नाम के एक सुनार से। गुरु प्रसाद किसी दंगे के केस में अंदर था। वो काफी बातूनी था और एक दिन उसने मोहन को वो बताया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु प्रसाद ने कहा, जानता है मोहन, सोने को साफ करने के लिए हम लोग साइनाइड यूज करते हैं। बहुत खतरनाक जहर है। एक बूंद भी निगल ली तो इंसान 2 सेकंड में मर जाता है। और उसने एक किस्सा सुनाया। एक बार मैंने साइनाइड बाहर फेंक दिया था, एक गाय ने उसे चाट लिया और वहीं ढेर हो गई। बस वही पल था। मोहन के दिमाग में जैसे कोई बीज गिर गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, ठंडी पर खतरनाक। उसे पता चल गया था अब उसका हथियार क्या होगा। कुछ महीनों बाद मोहन बरी हो गया क्योंकि सबूत नहीं मिले थे। सरकार ने उसे फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया, लेकिन जेल में जो जहर उसके अंदर बोया गया था अब वो अंकुर बनकर फैलने लगा था। अब वो पहले जैसा टीचर नहीं था। अब वो सोचता नहीं था कि किसी की जिंदगी बचानी है, वो अब सोचता था किसे मिटाना है। मई 2004। मोहन ने सुनार बनने का झूठ बोला, नकली आईडी बनवाई और एक सुनार की दुकान से थोड़ी मात्रा में साइनाइड खरीदी। वो उसे एयर टाइट कंटेनर में संभाल कर रखता था जैसे कोई कीमती चीज हो। और फिर उसने ढूंढना शुरू किया अपना पहला शिकार। मंगलुरु में उसे एक महिला मिली, नाम था गंगम्मा। उसकी शादी टूट चुकी थी, जिंदगी अकेली चल रही थी। मोहन ने अपने आप को सरकारी अफसर बताया।
धीरे धीरे उसे अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। फिर एक दिन कहा, हम शादी करेंगे लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो औरत भरोसे में आ गई। वो उसे पार्क में ले गया और कहा, ये कंट्रासेप्टिव पिल्स है, खा लो। असल में वो नींद की गोलियां थी। गंगम्मा बेहोश हो गई। मोहन ने उसके गहने चुराए और भाग गया। लेकिन 3 महीने बाद किस्मत ने उसका खेल बिगाड़ दिया। गंगम्मा ने उसे सरेआम सड़क पर देख लिया और वहीं सबके सामने चप्पलों से पीटा। मोहन की बेइज्जती हुई। शायद यही वो पल था जब उसने तय किया, अब कोई औरत जिंदा नहीं बचेगी। गंगम्मा की घटना के बाद मोहन ने ठान लिया कि अब वो अपने शिकार को बोलने का मौका ही नहीं देगा। वो जेल की बात याद करता है। साइनाइड से तुरंत मौत होती है। उसने उसे अपना हथियार बना लिया। वो लड़कियों को ढूंढता जो समाज में अनमैरिड थीं, जिनकी शादी दहेज की वजह से नहीं हो रही थी। वो उन्हें बड़ी सभ्यता से, मीठी बातों से, भरोसे से जीतता। कहता, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस सच्चा प्यार चाहिए। लड़कियां उस पर भरोसा कर लेती क्योंकि वो बहुत सधा हुआ, बहुत जेंटल आदमी लगता था। वो पहले प्यार जताता, फिर शादी की बात करता। कहता, मेरे घर वाले हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे, हमें भागकर शादी करनी होगी। लड़की को इमोशनल बना देता। वो गहने और पैसे लेकर घर से भाग जाती। मोहन उसे किसी दूसरे शहर ले जाता, होटल में रुकता, शारीरिक संबंध बनाता और फिर अगले दिन कहता, अब मंदिर चलते हैं शादी करने। लेकिन असली साजिश तब शुरू होती। वो कहता, रास्ते में भीड़ है, गहने यहीं रखो। फिर बस स्टैंड या मंदिर के पास के पब्लिक टॉयलेट में उसे एक गोली देता। ये गर्भ निरोधक दवा है, खा लो। लेकिन वो गोली असल में साइनाइड होती। लड़की अंदर जाती। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के अंदर से आवाज आती। उल्टी की, चीख की और फिर खामोशी की। मोहन बाहर खड़ा रहता जब तक सब शांत न हो जाए। फिर बड़े आराम से वो होटल लौटता, गहने समेटता और वहां से गायब हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हर लड़की का नाम अपनी डायरी में लिखता था और जैसे ही कोई मरती वो उस नाम पर एक मोटी काली लाइन खींच देता। वो लाइन किसी की जिंदगी का अंत थी। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे दक्षिण कर्नाटक में एक अजीब सिलसिला चल रहा था। बस स्टैंड, पब्लिक टॉयलेट, मंदिरों के पीछे और होटल के कमरों से हर कुछ महीनों में एक जैसी लाशें मिलती थीं। हर लाश में एक ही पैटर्न था। महिला, उम्र 20 से 40 के बीच, दुल्हन जैसी सजी हुई और मुंह से झाग निकलता हुआ। लेकिन किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर हर बार दुल्हन की साड़ी में ही औरतें क्यों मर रही हैं, हर बार साइनाइड ही क्यों, और हर बार सुसाइड का लेबल क्यों लगा दिया जाता है। असल में हर जिला अपनी अपनी जांच में उलझा था। किसी ने सोचा ही नहीं कि यह सब एक ही कड़ी का हिस्सा हो सकता है। जब इंस्पेक्टर नंजुंदे घोड़ा ने उन 20 मोबाइल नंबरों की कॉल हिस्ट्री खंगाली और पाया कि सबका IMEI नंबर एक ही है, तो उन्होंने समझ लिया, ये कोई इंसान नहीं, ये एक मशीन की तरह सोचने वाला दिमाग है। वो धीरे धीरे हर जिले की रिपोर्ट्स को मिलाने लगे। हसन, बंटवाल, मंगलुरु, मैसूर, उडुपी, हर जगह से पिछले 5 सालों की अनजान महिलाओं की मौतों के केस मंगवाए गए। और जब सभी केसों की फाइलें एक साथ खोली गईं, तो हर फाइल ने एक ही कहानी कही, दुल्हन की लाश, साइनाइड और कोई गहने नहीं। ये अब साफ हो गया था, ये सब एक सीरियल किलर का काम है। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जिसने यह सब किया वो अब भी आजाद घूम रहा है, और अगर यह सच है तो जल्द ही वह किसी नई महिला को टारगेट करेगा। उसी वक्त उन्हें एक और नंबर ट्रेस होता है, जहां से एक महिला सुमित्रा से बार बार फोन पर बात की जा रही थी। पता चला कि सुमित्रा 45 साल की विधवा है और उसी इलाके में रहती है। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची और जब उसे मोहन की फोटो दिखाई तो उसने कहा, हाँ यही है। लेकिन इसने तो अपना नाम सुधाकर बताया था और मुझसे शादी करने की बातें करता है। अब पुलिस को समझ आ गया था, ये उनका मौका है। वो मोहन को उसके ही जाल में फंसाने वाले थे। सुमित्रा से कहा गया कि वो मोहन को कॉल करे और कहे, मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो सुमित्रा डर गई, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि यह 20 औरतों की मौत का सवाल है तो उसने हिम्मत जुटाई। वो फोन करती है, आवाज कांप रही थी पर शब्द वहीं बोले, सुधाकर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, कल बस स्टैंड पर मिलो, फिर चलते हैं मंदिर। पुलिस ने बस स्टैंड के चारों ओर सादा कपड़ों में टीम तैनात कर दी। सबकी निगाहें भीड़ में घूम रही थीं। कौन आएगा? कुछ देर बाद एक आदमी आता है, साफ कपड़े, हाथ में छोटा बैग और आंखों में आत्मविश्वास। वो वही था, मोहन कुमार। जैसे ही उसने सुमित्रा को देखा, उसकी चाल थम गई।
उसी पल पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही मोहन कुमार नाम सुना, सबको भरोसा नहीं हुआ। सरकारी स्कूल का टीचर, ये हत्यारा हो सकता है? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। पूछताछ में पहले तो मोहन बड़ी चालाकी से बातों को घुमाने लगा। मैं निर्दोष हूं, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, जब सबूतों के साथ उसके सामने लाशों की तस्वीरें रखी गईं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे उसने सब कबूल करना शुरू किया। हाँ, मैंने किया। 20 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने वो शख्स बैठा था जिसने प्यार के नाम पर मौत का धंधा चला रखा था। मोहन ने कहा, हर लड़की को मैं अलग नाम से जानता था। किसी के लिए मैं सुधाकर, किसी के लिए शशिधर, किसी के लिए पुजारी। वो हर बार अपनी जाति और धर्म बदल लेता ताकि सामने वाली को भरोसा हो जाए। वो कहता, मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया। पहली बार डर लगा था, लेकिन बाद में मौत आसान लगने लगी। उसने बताया कि कैसे वो हर शिकार का प्लान बनाता था, कब कॉल करनी है, कब मिलने जाना है, किस होटल में रुकना है, किस बस स्टैंड को चुनना है। सब कुछ उसकी डायरी में लिखा होता था और हर नाम के आगे एक काली लकीर। जब उसकी तीसरी पत्नी के घर पर छापा मारा गया तो वहां जो मिला उसने सबको हिला दिया। कमरे में साइनाइड पाउडर के डिब्बे, नकली सरकारी मोहरें, महिलाओं के गहनों की रसीदें और होटल बिल्स मिले। हर एक चीज किसी न किसी औरत की मौत से जुड़ी थी। वो उनके गहने गिरवी रखता था और पैसे से अपनी दोनों फैमिली का खर्च चलाता था। जब वो घर लौटता तो झूठ बोलता, स्कूल का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन बाहर रहूंगा। पत्नियां उस पर भरोसा करती क्योंकि वो बाहर प्यार नहीं, पाप करने जा रहा था। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, पूरे देश में तहलका मच गया। टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन चमकी, साइनाइड मोहन गिरफ्तार। लोगों के बीच डर था और सवाल, कितनी और औरतें उसकी झूठी मोहब्बत में मरी होंगी। सीआईडी ने केस अपने हाथ में लिया। कोडागु, बेंगलुरु, हसन, मैसूर, सब जगह जांच चली। कुल मिलाकर 25 मर्डर केस उनके नाम पर दर्ज हुए। ट्रायल शुरू हुआ तब मोहन ने एक और चाल चली। उसने कहा, मुझे कोई सरकारी वकील नहीं चाहिए, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। कोर्ट में उसने तर्क दिया, सफाई दी कि वो सारी औरतें खुदकुशी करना चाहती थी। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन 46 गवाह, 89 दस्तावेज और 31 जगहों की जांच के बाद कोर्ट ने ये कहा कि मोहन कुमार दोषी है। 2013 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाकी केसों में भी उसकी फांसी की सजा घटा दी गई। आज वो जेल में बैठा हुआ है और कानूनी किताबें पढ़ रहा है ताकि अपनी सजा को और कम करवा सके। वो अभी भी जिंदा है, हिंदालगा जेल में बंद, और अपनी अगली कानूनी चाल की तैयारी कर रहा है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा सरकारी टीचर जिसको बच्चों को इंसानियत, नैतिकता और सच्चाई सिखानी थी, वही इंसान मौत का सबक पढ़ा गया। 20 से ज़्यादा औरतें जिन्हें लगा कि उन्हें कोई सच्चा जीवन साथी मिला है, उन्हें असलियत में सिर्फ जहर मिला। प्यार जो सबसे पवित्र भावना है, वही उसके लिए शिकार का एक हथियार बनी। बचाओ! हेल्प! हेल्प! क्या ये हमारी पुलिस और हमारी समाज की विफलता नहीं है कि एक सीरियल किलर इतने साल तक खुलेआम घूमता रहा? अगर शुरुआत में इन्होंने मिलकर जांच की होती तो शायद ये बाकी की औरतें जिंदा होती। आज साइनाइड मोहन जेल में है, बट सवाल ये है कि क्या उसकी सज़ा उन औरतों की चीखों का जवाब दे सकती है? क्या कानून किसी का गहना वापस दिला सकता है? किसी माँ की कोख की गोद को वापस भर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज आज भी साइनाइड मोहन को पहचानने की ताकत रखता है?